39 नंबर का सेशन है। अंकुर सिन्हा जी गुड मॉर्निंग सर। धर्मेंद्र यादव जी हैं, दिनेश साहनी जी हैं, राज स्टडी हैं, श्याम कृष्ण मूर्ति जी। क्लास तो बिल्कुल चलेगी क्योंकि अभी हम पढ़ाए थे करंट का। और धर्मेंद्र जी, नीलम, रीना पांडे, कुमारी प्रतिमा, अस्मिता सिंह, रत्ना प्रिया, सुनील कुमार, शिवम। जी हाँ बिल्कुल, थोड़े से वो कोड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्लास का, तो एक्सेप्ट हो गया है, तुरंत क्लास चल रही है। तो यहाँ पर सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन का। सेशन के सवालों पर आते हैं और हम इतिहास के दृष्टिकोण से अध्ययन कर रहे थे। हम इतिहास का जो है हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा था। कल भी कुछ इतिहास के प्रश्नों का डिस्कशन हुआ था और आज भी जो है उसी तरीके से हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? सवाल आ गया है कि बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया है? वल्लभ भाई पटेल ने किया है, या मोतीलाल नेहरू ने किया है, जेबी कृपलानी ने किया है, जवाहरलाल नेहरू ने किया है? किसने जो है किया है, आप आंसर करके बता सकते हैं। देखा जाए जनवरी 1926 ईस्वी में जो स्थानीय प्रशासन है वहां पर भू राजस्व की दर में 30% वृद्धि कर दिया जाता है। कब? जनवरी 1926 में कितना परसेंट भू राजस्व में वृद्धि होती है? तो भू राजस्व में 30% वृद्धि कर दिया जाता। सोचिए एक साथ अगर 30% की वृद्धि हो जाए तो किसान की क्या स्थिति होगी। बात समझ में आ गया ना? तो ऐसी स्थिति में स्थानीय नेताओं ने जो है विरोध किया था। बाद में इसमें फरवरी 1928 ईस्वी में यहां पर यह आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और फरवरी 1928 ईस्वी में एक और घटना घटित होती है। 1928 में बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया। सरदार की उपाधि दिया। बात समझ में आया? सरदार की उपाधि किसने दिया था? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो बारदौली की महिलाओं ने दिया था और ये राइट आंसर हो जाएगा ए। तो ये कब बारदौली आंदोलन हुआ था? 1926 में शुरू हुआ था और 28 में ये पूर्ण हुआ था, बारदौली सत्याग्रह। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ? हाँ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के सहयोग से हुआ है। बात समझ में आया? और बाद में जो ये 30% जो भू लगान था, ये 30% भू लगान जो है घट करके यहां पर 6.03% हो गया था ये भू लगान। बात समझ में आया? कितना घट के हो गया था? 6.03% घट के हो गया था। जो 30% बढ़ा था वो कम हो गया था। तो किसने किया था सफल नेतृत्व? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन संख्या नंबर कह रहा है, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसी छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? अब बताइएगा। एक दुख है, दुख का कारण क्या है, इन सब बातों के लेकर के जो है बुद्ध को जो है कहा जाता है। और सारे दुख का कारण माया है। ठीक है, हमारा, ये आपका, ये तुम्हारा, ये फलाने का, ये ढिमाके का, ये दुख का कारण है। लेकिन यहां पर जो है दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों को लिख करके चंपारण के दुर्दशा पर
पीर मोहम्मद मुनीश, राजेंद्र प्रसाद, शाहजानंद सरस्वती, एसएन सिन्हा, किसने जो है यहां पर उसके दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? बात समझ में आया? यूरोप के बागान मालिकों के अत्याचार को दिखाया था पीर मोहम्मद मुनीश। पीर रिपोर्ट आई थी, पीर मोहम्मद मुनीश ने जो है यहां पर किया था। यह बात समझ में आ गया? चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है, क्वेश्चन संख्या नंबर 3, अखिल भारतीय किसान महासभा का सर्वप्रथम आयोजन कहां पर किया गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अखिल भारतीय किसान महासभा की जो है पहली बार आयोजन कहां पर किया जाता है? महासभा सर्वप्रथम जो है कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, पटना। तो अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किस वर्ष होता है? वर्ष का अगर पूछ लिया जाए तो वर्ष है 1936 ईस्वी में। कब? 1936 ईस्वी में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि स्थान नवाबों की नगरी, नवाबों की नगरी कहां पर है? लखनऊ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया किसने अध्यक्षता किया था, तो इसका अध्यक्षता किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसकी क्या किया था? अध्यक्षता किया था। याद आ गया ना? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अध्यक्षता किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसके महासचिव किसको बनाया गया था, तो महासचिव बनाया गया था एनजी रंगा। रंगा को जो है महासचिव बनाया जाता है। तो लखनऊ समझ में आ गया? इसको क्या कहते हैं? नवाबों की नगरी कहते हैं। यहां पर एक नवाब थे वाजिद अली शाह साहब, इनको अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया और चारों तरफ से घेरने के बाद इनके ऊपर जो है इनके सारे सैनिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कुछ सैनिक को मार दिया जाता है। अब ये जो है क्या कर रहे थे? डांस देख रहे थे। और डांस देख रहे थे तो इनसे अंग्रेजों ने पूछा, भाई कि सब लोग भाग गए, आप क्यों नहीं भागे? कहे कि हम नवाब हैं और नवाब को जूती पहनाने वाला कोई था नहीं, इसलिए हम यहां से उठ के गए नहीं। समझ में आ गया ना नवाबी क्या होती है? तो नवाब को जब तक जूती नहीं पहनाया जाएगा तब तक नवाब उठकर खड़ा नहीं होगा, तब तक आगे जाएगा नहीं। तो ये नवाबी कहां पर है? ये नवाबी है लखनऊ में। चलेंगे अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल यहां पर है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? न्यायमूर्ति रानाडे, या फिर जो है गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के, ज्योतिबा फुले, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ज्योति के चक्कर में जो है ये पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न ये उठता है कि रामोसी कृषक जत्था की स्थापना कब होती है? तो 1879 ईस्वी में। कब होता है? 1879 ईस्वी में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर है। और रामोसी किसानों ने जमींदारों के अत्याचारों के विरोध जो है विद्रोह किया था। ज्योतिबा फुले ने एक पुस्तक लिखी थी, पता है आपको? पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी जो है ये पुस्तक था। अच्छा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? याद है आपको? सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था ज्योतिबा फुले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने लिखा? आप कमेंट करके बताएंगे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। अगला सवाल, ये तो ज्यादा बढ़ गया। नाई धोबी बंद, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का एक रूप है जो वर्ष 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया। साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। जमींदारों द्वारा गांव की निम्न जाति के विरुद्ध चलाया गया कदम, निम्न जाति के द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध चलाया गया ये आंदोलन था।
तो आप आंसर करके बता सकते हैं ये क्या था। जमींदारों और तालुकादारों का सामाजिक बहिष्कार था ये, और ये जो है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कौन से जिले में? प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ये यूपी में है। कहां पर है? यूपी में है, ये बात ध्यान में रखेंगे। प्रतापगढ़ में संचालित किया गया था, और ये क्वेश्चन जो है ध्यान में रखेंगे बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये प्रतापगढ़ की बातें बीपीएससी द्वारा क्यों पूछ लिया गया? आपके मन में ये भावना अगर जागृत हो रहा है तो कुछ व्यक्ति थे, नाम था गौरी शंकर मिश्र। आप हो सकता है जानते हो सकता है ना जानते हो गौरी शंकर मिश्रा के बारे में। गौरी शंकर मिश्र के बारे में अगर जानते हो, पहली चीज। दूसरी चीज जो है यहां पर इंद्र नारायण द्विवेदी, इंद्र नारायण द्विवेदी, इनको जानते होंगे? नहीं जानते। चलिए, पंडित मदन मोहन मालवीय को जानते हैं? यहां पर मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, इनके जो है सहयोग से ये प्रतापगढ़ में चालू हुआ था, और ये किसानों द्वारा जमींदारों और तालुकादारों के द्वारा विरोध में चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? किसानों द्वारा जमींदारों व तालुकादारों के विरोध में चलाया गया था। सोचिए, जो जमींदार हैं वो जमींदार अपने जमींदारी का जो वर्चस्व दिखाते हैं कि हाँ हम हैं, हम ही हैं, तो ये चीज जो है अगर उनका जो है नाई दाढ़ी बनाना बंद कर दे। अब आपको लग रहा होगा कि अच्छा दाढ़ी बनाना बंद कर देगा तो हम खुद से दाढ़ी बनाएंगे, और प्रधानमंत्री की दाढ़ी बनाना अगर कोई नाई बंद कर दे तो सोचिए क्या स्थिति होगी। बात समझ में आया? तो अब धोबी कपड़ा नहीं धुलेंगे तो भाई रहीसी जहां पर रहती है उसके यहाँ काम करने वाले लोग रहते हैं, तो ये अगर बंद हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी ना। चलेंगे, क्वेश्चन संख्या नंबर आते हैं। उन्नीस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद। कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। आचार्य जेबी कृपलानी कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन 1946 में अध्यक्ष बने थे। मेरठ अधिवेशन 1946, इसमें अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। इससे पहले जो है अबुल कलाम साहब थे, और अबुल कलाम साहब जो है 1940 से लेकर के जो है 1946 तक जो है अधिवेशन में अध्यक्ष बने रहे, और 15 अगस्त 1947 तक जो है ये अध्यक्ष थे। ये बात ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद जो है ये जेपी कृपलानी जो है कब तक अध्यक्ष बनाए थे? ये जो है देखा जाए 15 अगस्त 1947 तक ये यही थे, 15 अगस्त 1947 तक थे। और उसके बाद जो है नवंबर 1947 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और इस्तीफा के बाद जो है नवंबर 1947 ईस्वी में बनाया गया, किसको अध्यक्ष बनाया गया था? नवंबर 1947 ईस्वी में अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर जो है बनाया गया क्या? अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए, जब जब कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर के कोई विवाद हुआ है तब तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खड़े रहे। यहां पर भी देखिए समस्या हुआ, और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के बाद भी जो है अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, और बाद में फिर राजेंद्र प्रसाद को इस पद पर लाया गया। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? भारत का पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करके आप बताएंगे।
15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1930 को, 26 जनवरी 1930 को। तो कब मनाया जाता है यहां पर? आंसर करके आप बता सकते हैं। तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारे उस समय लगाए गए थे। तो यहां पर बात कर लेते हैं पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया। ये 1929 ईस्वी में होता है, लाहौर में रावी नदी के किनारे। क्या? कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था। और उसके बाद इसी में जो है यह पारित किया गया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को क्या करेंगे हम? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हम पहला पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। बिल्कुल डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये जो है क्यों स्थिति बनती है ऐसी? ऐसी स्थिति इसलिए बनती है कि 1928 ईस्वी में एक नेहरू रिपोर्ट आता है। ये भी देख लेते हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है और इस नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता कौन करता है? पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू करते थे और ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। और इसी बात इन्होंने एक डोमिनियन स्टेट की बात किया था, डोमिनियन स्टेट की बात कही थी। इसी बात को लेकर के गुस्सा हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये अलग हो जाते हैं किससे? कांग्रेस पार्टी से। और ये नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित था? संविधान बनाने का था। लॉर्ड बर्किनहेड ने चैलेंज किया था, कोई भी भारतीय माई का लाल पैदा हुआ नहीं कि जो संविधान ऐसा बनाए कि जो सभी पार्टियों को मंजूर हो। और उसी चैलेंज को एक्सेप्ट करके जो है यहां पर नेहरू रिपोर्ट में संविधान प्रस्तुत किया गया था। और इसी नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ उनके पुत्र पंडित मोतीलाल नेहरू ने विद्रोह कर दिया था। बात समझ में आया? और उन्होंने 1 वर्ष का टाइम दिया था। 1 वर्ष के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो ठीक, नहीं तो हमारी अलग पार्टी हो जाएगी। तो ये जो है फिर यहीं पर पूर्ण स्वराज जब बात होती है 1929 का दिसंबर में जब अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो अध्यक्ष पद जो पंडित मोतीलाल नेहरू के पास में था वो उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू के पास ट्रांसफर हो जाता है। और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली बार पूर्ण स्वराज की डिमांड को प्रस्तुत किया जाता है। बात समझ में आ गया? चलेंगे अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन संख्या नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा बेलगाम अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता किया था। देखिए ये जो है अध्यक्षता के बारे में पूछ रहा है। फिर कह रहा है कलकत्ता अधिवेशन 1928 सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने जो अध्यक्षता किया था 1924 में किया था, कानपुर में किया था। कहां पर किया था? कानपुर में किया था। कलकत्ता अधिवेशन 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, किसने किया था? ये तो गलत हो गया। हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और मेरठ अधिवेशन 1946 की अध्यक्षता आचार्य कृपलानी किया था। तो गलत आंसर कौन सा हो गया? सही नहीं है। बी वाला ऑप्शन जो है सही नहीं है। बी वाला ऑप्शन जो है सही नहीं है। समझ में आ ही गया होगा। 1928 में कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ है पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। अभी हमने आपको बताया था। हाँ 1925 में, सॉरी, हाँ ये 1925 में किया था। 1925 कहां पर? कानपुर में। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी कर लिया जाता है, कामागाटा मारू घटना हो जाती है, प्रथम महायुद्ध की शुरुआत हो जाती है, करतार सिंह सराभा की फांसी हो जाती है। ठीक है, अरे वो झटके में लिख गया, 24-25 लिख गया भाई, है ना? हाँ तो बताइएगा आखिर क्या स्थिति थी यहां पर
देखिए, लाला हरदयाल की वजह से गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। लाला हरदयाल ने ही सलाह दिया था कि गदर पार्टी की स्थापना किया जाए। वर्ष 1914 ईस्वी में एक घटना घटित हो जाती है, कामागाटा मारू प्रकरण। ये देखिए, कामागाटा मारू प्रकरण। अब ये कामागाटा मारू प्रकरण है क्या चीज? कामागाटा मारू प्रकरण ये है कि कनाडा सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया जो सीधे भारत से कनाडा न आया हो। पहली चीज। अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी ज्यादा दूरी भारत से कनाडा अगर हम जाएंगे तो इतनी दूरी होती है तो कहीं ना कहीं जो है आपको रुकना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। उस समय कोई भी ऐसे परिवहन जो है विकसित नहीं था कि जो ये कह सके कि एक बार उड़ान इंडिया से चले और वो जो कनाडा सीधे तक पहुंच जाए, ऐसा कोई नहीं था यहां पर। और इसके बाद यहां पर एक किराए की जहाज इसलिए लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि 1913 ईस्वी में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था और उस फैसले के अनुसार 35 ऐसे भारतीय थे, 35 भारतीयों को जो है एडमिट कर लिया कि भाई आप जो है कनाडा में रह सकते हैं। किसने? सुप्रीम कोर्ट। कहां का? कनाडा का। कनाडा का सुप्रीम कोर्ट 35 ऐसे भारतीयों को एडमिट कर लिया जो सीधे कनाडा भारत से नहीं गए थे। बस इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला लेकर के अब एक जहाज किराए पर लिया गया। उस जहाज का नाम है कामागाटा मारू। बात समझ में आ गया ना? जहाज किराए पर लिया गया और ये गुरदीत सिंह ने, किसने लिया था किराए पर? गुरदीत या गुरदत्त सिंह जो है बोलते हैं, इन्होंने जो है किराए पर लिया है और इसमें 376 यात्री सवार हो जाते हैं। और उसके बाद जो है ये कहां पर पहुंचते हैं? वैंकूवर बंदरगाह पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर घेराबंदी कर लिया जाता है और वैंकूवर बंदरगाह पर इनको जो है वापस फिर से कहां पर भेजा जाता है? बजबज। बजबज कहां पर है? बजबज है कलकत्ता में है। और उसके बाद कलकत्ता में जब पहुंचते हैं तो कलकत्ता की जो पुलिस, उस समय अंग्रेज वाले थे, उन्होंने सोचा कि अरे ये तो कोई विदेशी आ रहा है। फायरिंग होने लगती है तो बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं और उसके बाद जो है गदर विद्रोह होता है। बात समझ में आ गया ना? ये है कामागाटा मारू की घटना। चलेंगे अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? बहुत ही ज्यादा कठिन सवाल है, बहुत ज्यादा कठिन सवाल है। इसके बाद ज्योग्राफी भी चालू करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम ज्योग्राफी चालू करेंगे। बहुत ही कठिन सवाल है। कठिन सवाल का जो है सरल सा जवाब दीजिएगा। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में कब होता है? 28 दिसंबर 1885 को होता है। और यहां पर अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? W.C. बनर्जी। और इसके महासचिव कौन थे? महासचिव थे A.O. ह्यूम। तो ये स्थिति थी। चलिए, तो बंबई लगा रहे हैं। बंबई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो यहां पर 72 प्रतिनिधि थे। 72 प्रतिनिधि थे, ये बात ध्यान में रखेंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? हरिपुरा। हरिपुरा में तो 1938 हुआ था ना। पटना, रांची, भागलपुर। 1937 में कहां पर हुआ था? आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो 1937 ईस्वी में बिहार में तो हुआ ही नहीं था। कहां पर हुआ था? फैजपुर में हुआ था। फैजपुर कहां है? महाराष्ट्र में है। तो यहां पर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार के किसी भी शहर में नहीं हुआ था। कहां पर हुआ था? फैजपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। पटना, भागलपुर नहीं है। और ये पहला अवसर है, पहला अवसर है जब कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ है, गांव में हुआ है। ये पहला समय है। क्लियर है यहां पर? अगला सवाल कह रहा है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जेबी कृपलानी। ये आजादी पर थे, आजादी के समय थे, लेकिन दिसंबर में नहीं थे, क्योंकि नवंबर 1947 में बदल गए थे। कौन बदल गया था भाई? कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे, बताएंगे इससे पर। उन्नीस वाले में 1929, 1937 ये अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लाहौर में और फैजपुर में। अबुल कलाम आजाद देखा जाए, रामगढ़ अधिवेशन 1940 में, 1940 में। और मेरठ अधिवेशन किसने किया था? ये मेरठ में अधिवेशन की अध्यक्षता किया था 28 दिसंबर 1947 को। अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन संख्या नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि सम्मिलित थे? क्या आपको बताने की जरूरत पड़ेगी कितने प्रतिनिधि सम्मिलित थे? नहीं ना। 72 लगाते हैं और चलेंगे क्वेश्चन संख्या नंबर 14 पर। कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। इसका विषय क्या था? मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता, या जवाहरलाल नेहरू भारत में स्थानीय स्वशासन, मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, जवाहरलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो किस नाम से जो है जाना जा रहा है? और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉर्ड बर्किनहेल ने चैलेंज किया था, तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। और मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं के नाम से एक रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत किया, और इसी को बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं, और ये 1928 में। और इसी नेहरू रिपोर्ट में जो है जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। तो 24 नवंबर 1927 को एक चुनौती दिया गया था। कब चुनौती दिया गया था? 24 नवंबर 1927 को लॉर्ड बर्किनहेड ने जो है क्या दिया था?
चुनौती दिया था कि कोई भारतीय में ऐसा नहीं है कि जो सभी दल को मान्य एक संविधान बनाए। और बाद में 10 मई 1928 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक जो है संविधान की कमेटी बन जाती है। बात समझ में आया? कब बनती है संविधान की कमेटी? 10 मई 1928 को जो है यह कमेटी बनती है और 10 अगस्त 1928 को यह रिपोर्ट आ जाती है। यह रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है। कमेटी की अध्यक्षता किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। यह है नेहरू रिपोर्ट। चलिए तो अगले सवाल पर आते हैं। दस मई को ही शाम में ही फैसला हो गया था। 11 मई से आधिकारिक रूप से कार्यरत हो गया था। 10 मई को कमेटी का गठन हुआ था, ये बात ध्यान में रखेंगे, और 11 मई को कार्यरत हुआ था। कार्यरत हुआ था, दोनों चीजें अलग अलग हैं, ध्यान से थोड़ा सा दीजिएगा, है ना। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? होम रूल आंदोलन 1916 के दौरान, या फिर साइमन कमीशन के भारत आगमन फरवरी 1928 के दौरान, फरवरी 1928 के दौरान, या बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 के दौरान, 1905 के दौरान, या फिर उपर्युक्त में से अधिक। स्वदेशी आंदोलन कब अपनाया गया था? लॉर्ड कर्जन, जी हाँ बिल्कुल सही है, वहां पर लॉर्ड कर्जन, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बिल्कुल लॉर्ड कर्जन के समय आया था, बंगाल का विभाजन होता है। लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन संख्या नंबर आते हैं यहां पर 16 ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले किसके द्वारा शुरू किया जाता है? यहां पर 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कांग्रेस के उदारवादी लीडर और महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा यह चालू किया जाता है। और इसकी स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में होती है। कहां पर होती है? महाराष्ट्र के पुणे में स्थापना होती है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? नौजवानों की सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना रहता है और आजीवन देश सेवा में शपथ लेते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया? आर्य समाज, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, और असहयोग। अतिवादी के रूप में देखा जाए, स्वतंत्रता का जो प्रथम चरण है, उस प्रथम चरण में देखा जाए 1885 से 1905 तक माना जाता है। बात समझ में आया? उदारवादी चरण, ये उदारवादी जो है चरण जो है कब से था? 1885 से 1905। लेकिन जो अतिवादी चरण आता है, अतिवादी चरण कब से चालू होता है? ये 1905 के बाद जो है अतिवादी चरण चालू हो जाता है। तो 1905 के बाद कब कौन सी स्थिति है? बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन कब होता है? स्वदेशी आंदोलन 1905 में। क्वेश्चन संख्या नंबर आते हैं। कह रहा है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? 18 नंबर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बिपिन चंद्र पाल ने, चितरंजन दास ने, जिसको आईएएस से निकाल दिया गया था। किसको निकाल दिया गया था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था भाई देखिए 16 अगस्त 1905 को हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की कलाई पर क्या करेंगे, राखी बांधेंगे। तो ये जो है, लेकिन ये वक्तव्य किसने कहा था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि बंगाल विभाजन जो 16 अक्टूबर 1905 को होता है वो हमारे ऊपर एक बम की तरह गिरा हुआ है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक अश्विनी कुमार दत्त, पीबी दास, प्रफुल्ल चाकी, बीडी सावरकर। तो ये स्वदेशी बांधव समिति बंगाल विभाजन के बाद की घटना है और इसकी जो है स्थापना 6 अगस्त 1905 ईस्वी, कब, 6 अगस्त 1905 ईस्वी को जो है स्वदेश बांधव समिति का गठन अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया जाता है। और बाद में इसी 7 अगस्त 1905 को जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग किया जाता है, उस मीटिंग में कहा जाता है भाई देखिए अब तो अगर विभाजन होने वाला है बंगाल का, अगर अब नहीं सुधरे तो हम लोग जो है सुधर नहीं पाएंगे। स्वदेशी का नारा तिलक ने दिया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई, घोषणा नहीं बदली गई, कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई है, तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया घोषणा कब होती है, तो घोषणा होती है 1911 में। तो लगा दे रहे हैं ना 1912, उसमें कोई संदेह नहीं। और ये कब होता है, ये दिल्ली दरबार का आयोजन होता है उसी समय, दिल्ली दरबार का आयोजन तीसरा ये है और ये 1911 ईस्वी में होता है, उसी समय ये होता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, यह 1906 ईस्वी में होती है। कहां पर, ढाका में होती है। किसकी अध्यक्षता में होती है, नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां की अध्यक्षता में होती है। तो मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना इसके संस्थापक सदस्यों में से नहीं था। तो आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क, बिल्कुल ये सारे लोग जो है थे। मोहम्मद अली जिन्ना उस समय राष्ट्रवादी। चलेंगे अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली और M.A. जिन्ना, जिला नहीं है जिन्ना है। तो सबसे पहले देखा जाए सर सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में मेरठ में एक संबोधन किया था, हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग राष्ट्र होना चाहिए। बात समझ में आया, ये किसने कहा था, ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने। कब, 1888 में। कब, मेरठ में। और क्या कहा था, हिंदू व मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए अलग अलग राज्य होना चाहिए, अलग अलग राज्य होना चाहिए। अगला सवाल कह रहा है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 2, 35, 30, 41, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका दूसरा अधिवेशन कहां पर होता है, दूसरा अधिवेशन होता है 1886 ईस्वी में। स्थान कहां पर रहता है, कलकत्ता। अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और इसमें कितने मुस्लिम प्रतिनिधि भाग लिए थे, 33।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। होम रूल आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम के एक चरण में आरंभ का द्योतक है क्या? होम रूल आंदोलन क्या कर रहा था? होम रूल आंदोलन दो लोग चालू किए थे, एक बाल गंगाधर तिलक, एक जो है एनी बेसेंट। ये दोनों जो है 1916 ईस्वी में चालू करते हैं अपने घर का शासन। इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। हिंदुओं और मुसलमानों के संयुक्त संघर्ष का परिणाम था। चलिए, तो यहां पर इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच में पुनर्मेल किया। लखनऊ अधिवेशन तो है नहीं, ये कहां हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये कार्य हुआ था, याद होगा आपको। और आंदोलन का नेतृत्व जो है खिलाफत का, ये कौन सा कह रहा? खिलाफत। खिलाफत कमेटी तो है नहीं कि महात्मा गांधी करने लगे। फिर कह रहा है कि हिंदू मुसलमानों के संयुक्त संघर्ष का परिणाम, ये जो है असहयोग आंदोलन की बात कह रहा है। अब यहां पर इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी है 1916 ईस्वी में, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का। पच्चीस नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी किस तारीख को दिया गया था? तारीख बताना है आपको। तो यहां पर देखा जाए, ये फांसी होती है 23 मार्च 1931। कहां पर होती है? लाहौर के सेंट्रल जेल में। लाहौर के सेंट्रल जेल में होती है, ये बात ध्यान में रखेंगे। लाहौर के सेंट्रल जेल में। क्वेश्चन संख्या नंबर आते हैं 26। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? जनरल डायर, कर्जन वायली, माइकल ओडायर या सैंडर्स? सैंडर्स को तो जो है किसने मारा था? सैंडर्स की हत्या किया था भगत सिंह। माइकल ओडायर की हत्या किया था। किसकी हत्या किया था? माइकल ओडायर की। जबकि इसका गुनाहगार कौन था? जनरल डायर। सरदार उधम सिंह का नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद था। क्या नाम रखा था यहां पर? राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मोहम्मद सिंह आजाद, ये नाम रखा था। किसकी हत्या किया था? माइकल ओ डायर की हत्या किया था। चलिए, तो आज का सेशन बस यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चंद्रा।